हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे। तो आपके लिए मैं एक प्रीलिम्स फोकस डिस्कशंस लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। उसमें हम जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं प्रीलिम्स के लिए, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम प्रोवाइड करेंगे इस लेक्चर में। आप डरिएगा मत, सारे के सारे कवर किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की एक ऑब्जेक्टिव किताब भी कवर की है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा, प्लेलिस्ट बना के रखिए हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे, जो मोर देन 12 और 13 वीडियोस हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव्स के पे बनाए गए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको काम आएंगे। जैसे CCGL हो गया, CHSL जो आ रहा है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स है जहाँ पे अभी कंप्यूटर एक या दो क्वेश्चंस, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो पूछ ही रहे हैं, राइट। अगर आपने उस सीरीज़ को नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो केवल यूपीएससी प्रीलिम फोकस डिस्कशन में आपको बताऊंगा दोस्तों। जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और ये रहा हमारा जो है एडुवर्ड्स न्यूज़ एनालिसिस का इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पे डेली हम जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट की जाती है दोस्तों। ओके, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स भी शेयर किए जाते हैं, जो डेली हिंदू एनालिसिस किया जाता है। और यहाँ पे आप ये टेलीग्राम पेज आप देख सकते हैं, इधर टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पेज के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, डेली डेली वीडियोस आपको यहीं पे अपलोड होते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं मिल जाएगी। ओके, कई सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो पीडीएफ भी मैं आपको यहीं अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ कोई भी वीडियो हो तो जो अगर लाइव जा रहा है तो उसकी लिंक भी हम यहीं पे डाल देते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। ओके, सो भूलिएगा मत, ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज को, जो लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है, जो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश किया गया था, कि ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा रहा है दोस्तों टू पुश द फार्म एक्सपोर्ट्स। जी हाँ, क्योंकि नीति आयोग ने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है कि हम जो भी फार्म एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, इसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी थोड़ा हम करंट अफेयर पे फोकस करते हैं कि क्या कहा है इन्होंने। कि नीति आयोग ने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। किसके साथ मिलकर? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था पहली बार, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है। कहाँ पे, कौन सी फार्मिंग पे इन्होंने पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? एप्पल की फार्मिंग पे दोस्तों। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे बनता है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में पहली बार इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। और दूसरा, एप्पल फार्मिंग पे इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, राइट। एंड उसके अलावा भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्रेप्स, मैंगोज पे भी वो लोग इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। पहले पायलट देखना चाहते हैं कि किस तरह से काम करेगा। और दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि इंडिया जो है रैंक सेकंड है इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड। ओके, चाइना के बाद हमारा ही रैंक होता है, हम ज़्यादा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। ओके, और स्पेशली स्टेट्स की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको ज़्यादातर आंध्र प्रदेश स्टेट में ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है। और इंडिया रैंक्स सेकंड, याद रखिए, चाइना के बाद। बट हमारा अगर ग्लोबल शेयर की बात करें, वी आर जस्ट अकाउंट्स टू ओनली 1% दोस्तों। okay? इसको हमको इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट्स और तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर एक बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई ना दोस्तों, तो बहुत ही एडवांस हो जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर डोमाइन में ना, अगर मैं बात करें, 1-on-1 सिचुएशन होता है दोनों को भी। एक तरफ आप एक्सपोर्ट्स भी अच्छे से कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप जो फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर एग्रीकल्चर डोमाइन की बात करें तो एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं? देखिए, सपोज मान लीजिए आपका एक फार्म है, यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं ना, एक फार्मिंग है, आपका फार्मिंग लैंड है। ओके, आप चाहते हैं कि इसका इंश्योरेंस करवाएं, राइट। एग्रीकल्चर का भी इंश्योरेंस होता है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री कितने योजनाएं लॉन्च की है। ओके, कई तरह के क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इस इंश्योरेंस स्कीम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत ही एडवांस वर्जन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन विथ की वेदर इंसिडेंट्स दोस्तों, एंड रिलेटेड पे आउट्स ड्राफ्टेड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
ये जो है मोबाइल वॉलेट्स को लिंक कर दिया जाता है। देखिए हमारे वेदर डेटा के हिसाब से इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, सपोज फार्मर समझ लीजिए एक फील्ड का इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, बीसीटी को यूज़ किया, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो लोग वेदर से कनेक्ट कर देते हैं, वेदर डेटा के कि कब कौन से सीज़न में ड्रॉट है, कौन से सीज़न में फ्लड्स आए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है इसका इंश्योरेंस का अमाउंट फार्मर्स के अकाउंट में पहुंच जाएगा। हुई ना बढ़िया बात, कितनी इंटरेस्टिंग है देखिए यहाँ पे। तो कोई भी आप जो है लैंड का क्रॉप इंश्योरेंस करवाते हैं या एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वहाँ के वेदर स्टेशंस के हिसाब से, वहाँ के वेदर डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली पे आउट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ओके, जब भी ड्रॉट हो जाए, ओके, या फिर वहाँ पे कोई भी फ्लड्स आ जाए, तो फार्मर्स को तो लॉस हो जाएगा ना, तो उनको कौन रिकवर करेगा। इसीलिए तो कई सारे सुसाइड्स होते हैं हमारे इंडिया में, राइट। तो वो कई सारे कर्जे लेकर, डेट्स लेकर वो लोग जो है क्रॉप्स को उगाते हैं। इनका मकसद ये होती है, उम्मीद होती है कि कल के रोज़ जो है अच्छे खेती आएगी तो हम लोग उसको सेल करके इस सारे डेट्स को क्लियर कर सकते हैं। बट ड्रॉट्स की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, इंश्योरेंस ना होने की वजह से वो लोग जो है बहुत ही घाटे का सौदा करते हैं और उनको भी जो है बहुत ही लॉस फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टेक्नोलॉजी निकाली गई है। ओके, ये एक्चुअली किताब पब्लिश की गई थी एफएओ के द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एक मिनट में थोड़ा पेन का कलर बदल देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा दिखाई दे। हम येलो चूज़ करते हैं। ओके चलिए, सो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, तो उसमें मैंने इस एग्जाम्पल को देखा था। बहुत ही बढ़िया उन्होंने समझाया है कि किस तरह से हम बीसीटी को, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फार्मर्स की जान बचा सकते हैं, उनके फील्ड की रक्षा कर सकते हैं, राइट। टाइम टू टाइम पे आउट कर सकते हैं दोस्तों, जो भी इंश्योरेंस है पे आउट कर सकते हैं। बट अभी तक ये इंडिया में आया नहीं है, अगर आ जाए ना तो बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, राइट। सो अभी कई तरह के इसमें डेवलपमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा भी ब्लॉकचेन विल हेल्प ब्रिज दिस गैप बाय रिमूविंग रिडंडेंट प्रोसेस। ओके, क्वालिटी कंट्रोल रखा जाएगा इसमें, ओके, प्रॉपरली मॉनिटर की जाएगी, सप्लाई चेन को मदद करेगा, स्टोरेज में मदद करेगा, क्योंकि आजकल जो है जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुके हैं ना, आईओटी जिसे हम कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके, इससे जो है आप प्रॉपर डेटा मेंटेन कर सकते हैं कि कौन से सीज़न में या फिर कौन से मंथ में क्रॉप या फसल बहुत ही बढ़िया आ रही है, ओके, किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके, और किस तरह से जो है कंपनीज प्रोसेस कर रहे हैं, सप्लाई चेंज के बारे में, होलसेलर रिटेलर्स के बारे में, उसके स्टोरेज के बारे में, एट लास्ट एंड यूज़र का भी डेटा आप रख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपकी जो उगाई हुई फसल जो है एंड यूज़र तक कहाँ पहुँचती है, यानी हम लोगों के कस्टमर्स तक कहाँ पहुँचती है, किस तरह से जा रही है, कितना वेस्टेज हो रहा है, सारा कुछ हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आगे चलकर हम लोग इस प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएँ दोस्तों। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर रोल ऑफ आईसीटी समझ लीजिए। आईसीटी का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ पहले ही। आईसीटी इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों। ओके, अगर हम इसको एग्रीकल्चर में लेकर आएंगे ना तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, राइट। आप जो है सॉइल हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर जो लैंड है आपकी फील्ड है, इसके हिसाब से आप कौन से क्रॉप्स डालना सही रहेगा, राइट। और वेदर एंड एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज इशू करवा सकते हैं आप। डिज़ास्टर अलर्ट्स भी इशू कर सकते हैं, राइट। जैसे फ्लड्स की वार्निंग हो गया या साइक्लोन की वार्निंग्स हो गई, वो भी इशू कर सकते हैं, राइट। लैंड की मैपिंग कर सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, लैंड की मैपिंग भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आईसीटी टेक्नोलॉजी। ओके, क्रॉप मॉनिटरिंग किया जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, कि जो फसल है आपने उगाई है क्या वो सही दिशा में ग्रो हो पा रही है, ओके, क्या कुछ इंसेक्ट्स है अफेक्ट हो चुका है इसको, ओके, या कितना केमिकल्स आपको यूज़ करना है, कितना पेस्टिसाइड्स आपको यूज़ करना है, वो भी हम बता सकते हैं इस आईसीटी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, राइट। एंड इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द मार्केट एक्सेस फॉर इनपुट एज वेल एज प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑल्सो। ओके, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों, राइट। क्योंकि एक आईसीटी आजकल एग्रीकल्चर में एक स्मार्ट सॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है, जी हाँ, ओके। और आप जो है लोकल जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कम्युनिकेट कर पा सकें, उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो चुका है, झट से आप जो है प्लांट डिसीजेस पहचान सकते हैं इससे पहले कि पूरा क्रॉप खराब ना हो जाए। तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए आप कि वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट
प्लांट डिसीजेस बाय यूजिंग आईसीटी टेक्नोलॉजी। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से एक न्यूज़ जो है निकल कर आई थी कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है नीति आयोग के द्वारा, और उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है फॉर एप्पल फार्मिंग के टाइम पे, एक्सपोर्ट के टाइम पे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से यूजर्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में, और दूसरी बात किस तरह से आईसीटी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सब सारे चीज़ें मैंने बता दी, सॉइल हेल्थ हो गया, राइट, और डिज़ास्टर अलर्ट्स हो गए, लैंड मैपिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, वेदर प्रिडिक्शन हो गया, क्लाइमेट चेंज एनालिटिक्स हो गया। ये सारे हम काम कर सकते हैं दोस्तों विद द हेल्प ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर। इसके अलावा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई ऐसे फील्ड्स में भी यूज़ किया जाता है। जो पहला है फाइनेंशियल सेक्टर्स। ओके, जो जितने भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बैंक्स ले लीजिए आप, ओके, बैंकिंग सेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, राइट। और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनी डिजिटल आइडेंटिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं कंपनी में, तो वहाँ पे भी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर एजुकेशन सेक्टर ले लीजिएगा। ओके, एजुकेशन सेक्टर में भी आप जो है कोई स्पूफ ना हो जाए आपके सर्टिफिकेशन का, या फिर कोई भी फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ, वो भी हम बीसीटी के टेक्नोलॉजी यूज़ कर कर रोक सकते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ये लागू भी कर दिया है कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजुकेशन सेक्टर में वहाँ पे सर्टिफिकेट्स इशू किया जा रहा है, राइट। जो होते हैं ना एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, वो बीसीटी के द्वारा यूज़ कर रहे हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं दोस्तों, ताकि कोई भी लैंड रिकॉर्ड मिसमैच ना हो जाए, ओके, और कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स किसी और के नाम रजिस्टर ना हो जाए, राइट। उसका सप्लाई चेन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सब्सिडी दी जाती है ना, सपोज मान लीजिए एलपीजी की सब्सिडी हो गया, जो डायरेक्ट अकाउंट्स में आती है, तो वहाँ पे भी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसका करेक्ट बेनिफिट हो और करेक्ट लोगों को पहुँचाया जाए दोस्तों, राइट। सो अदर अपॉर्चुनिटीज़ के नीचे आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कितना वाइड पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं एक टेक्नोलॉजी को लेकर। तो अभी पॉइंट आता है यहाँ पे, हाउ दिस ब्लॉक टेक्नोलॉजी वर्क्स। ओके, देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए ब्लॉकचेन का मतलब है डेटाबेस दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, सिंपल अगर आप कोई पूछे तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है डेटाबेस, राइट। तो डेटाबेस जो है ये टेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, राइट। टेबल फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा स्प्रेडशीट्स, ओके, तो एक्सेल के शीट्स आपने देखे होंगे, तो वो भी तो टेबल फॉर्म में सेव कर सकते हैं हम, राइट। बट इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी कहाँ पे भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकता है, राइट। और स्प्रेडशीट जो है वो इंडिविजुअली एक्सेस होते हैं, कोई इंडिविजुअली इसको एक्सेस कर पाता है। बट ब्लॉकचेन जो है कोई भी, आप अमेरिका यूएस में बैठ के इसको एक्सेस कीजिए, ओके, इंडिया में बैठ के इसको एक्सेस कीजिए, कहीं पे भी दुनिया पे कहीं जहाँ पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो अपने ब्लॉक्स में स्टोर करके रखता है, एक एक ब्लॉक में इसको स्टोर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक एक ब्लॉक की ना थोड़ी मेमोरी होती है, जैसा कि मान लीजिए मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है 4 GB का, राइट। तो 4 GB मेमोरी जैसे ही फुल हो जाती है, वो क्या होता है, मैं दूसरा मेमोरी लगा देता हूँ। तो उसी तरह यहाँ पे ना एक एक ब्लॉक के सर्टन मेमोरी फिक्स की जाती है। जैसे ही ये ब्लॉक फिल हो जाता है तो वो दूसरे ब्लॉक में डेटा शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह तीसरा ब्लॉक, इसी तरह चौथा, इसी तरह 5th 6th 7th, तो सारे मिलके जो है एक चेन की तरह फॉर्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ब्लॉकचेन इज नथिंग बट डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस को एक टेबुलर फॉर्म में ये लोग सेव करते हैं, okay, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इट इज़ नॉट लाइक स्प्रेडशीट्स, डोंट कन्फ्यूज विद द स्प्रेडशीट्स। जब ये सारे टेबल जो है क्लब कर दिए जाते हैं, तभी जाके ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बन जाता है, राइट। तो उसको जैसे मैंने कहा कि आप यूएस में बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट, और इंडिया में बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का कमाल देखिएगा आप, कि हर एक ब्लॉक में एक हैश जनरेट होता है, ओके। हैश मतलब समझ लीजिए एक छोटी की, ओके, की को ही ये लोग हैश कहते हैं। अगर किसी ने भी ना कोई भी डेटा से छेड़छाड़ी की, कोई भी ब्लॉक से, सपोज मान लीजिए मैंने 5th ब्लॉक के डेटा से छेड़छाड़ी की, ओके, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया या फिर कुछ डेटा निकाल दिया, तो ये हैश की होता है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हर 10 मिनट में ना ये ब्लॉकचेन जो है रिफ्रेश होता ही रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है।
इससे हमको पता चल जाएगा कि किसने क्या क्या फ्रॉड किया है, यहाँ से हम पता लग सकते हैं दोस्तों कि क्या फ्रॉड। इसीलिए BCT टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में, क्योंकि हर 10 मिनट्स में इस टेक्नोलॉजी को रिफ्रेश किया जाता है, और कोई भी छेड़छाड़ करे तो इस माइनर हो या मेजर हो, कोई भी हो, राइट, तो आपको यहाँ पे जो हैश की होती है वो चेंज हो जाती है दोस्तों, रिपीटेडली चेंज किया जाता है। और हैश की क्या होता है ये भी कई लोगों को डाउट होता है। हैश की इज़ नथिंग बट यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों के जो वर्ड्स हैं उसको ज्वाइन करके बनाया जाता है, एक तरह की कोड होता है आपको, ओके, उसे हैश की कहते हैं। टाइम टू टाइम आपको चेंज किया जाता है दोस्तों, और कोई भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट किया है आपने, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, सर्टन ब्लॉक्स में वहाँ पे जाता है, आपको सर्वर में जाता है, राइट, और वहाँ से जो है आपको एक नेटवर्क ऑफ नोड्स होते हैं, तरह तरह के नोड्स होते हैं। जितने नोड्स आपको इस ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूव होते हैं उतना ईजिली आप वहाँ से कुछ भी डेटा चोरी कर सकते हैं या फिर डेटा चेंज कर सकते हैं दोस्तों, राइट। उसके बाद जो वेरीफाइड ट्रांजैक्शन होता है इन्वॉल्विंग, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, कोई रिकॉर्ड्स हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, ओके, तो वहाँ से आप जाकर ट्रांजैक्शन कंबाइंड विद अदर ट्रांजैक्शन, ओके, टू क्रिएट ए ब्लॉक फॉर डेटा फॉर लेडजर एंड न्यू ब्लॉक इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक चेन। उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली फिनिश हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है। इट्स ए काइंड ऑफ ए डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह से ये ब्लॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करता है, कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। एक ब्लॉक जब फिल हो जाता है तो दूसरे ब्लॉक में सेव हो जाता है, राइट, और हर एक ब्लॉक की जो एक हैश की होती है वो भी याद रख लीजिए, राइट। जो भी कोई भी छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन अगर चेंज करता है तो हैश किस चेंज हो जाते हैं, वहाँ से हमको पता चल जाता है कि किसने क्या किया है, राइट। तो इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ही ज़ोरों में है, और ऐसा माना जाता है कि इट विल एस्टिमेट $3 ट्रिलियन। आई थिंक ये थोड़ा लाइट दिख रहा है पेन, राइट, चलिए, ओके। सो $3 ट्रिलियन पर ईयर का बिजनेस कर सकता है बाई 2030, ओके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लीजिए। एग्जामिनर में अगर आपने इस पॉइंट को लिखा तो उसको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है, राइट। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंटिसिपेट द 10% ऑफ ग्लोबल GDP विल बी स्टोर्ड इन ब्लॉकचेन बाई 2025, ओके। सो ग्लोबल GDP जो है उसका 10% आपको ब्लॉकचेन में स्टोर करने वाले आने वाले कुछ सालों में, राइट। एंड वन ऑफ द 7 टेक्नोलॉजीज दैट आर एंटिसिपेट टू रेवोल्यूशनाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ दोस्तों, राइट। सो दिस इज़ अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और हमने जो न्यूज़ देखा है उसको मत भूलिएगा, ओके। सारा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है, राइट। अगर आप और भी डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो नीति आयोग के द्वारा एक किताब पब्लिश की गई थी, ब्लॉकचेन इंडिया स्ट्रैटेजी दोस्तों, ओके। बहुत ही बढ़िया किताब है, आपको नेट में फ्री में मिल जाएगी इसका PDF। जैसे ही आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो यू विल गेट दिस रिव्यू, इन डिटेल रिव्यू आप पढ़ सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कि हम इंडिया का स्ट्रैटेजी क्या है ब्लॉकचेन को लेकर, किस तरह से हम जो है अपने फाइनेंशियल सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ओके, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में, ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, तो तमाम डिटेल बताया रखा है कि किस तरह से ये लोग यूज़ करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। बहुत ही बढ़िया किताब है, आपको नेट में फ्री में मिल जाएगा, इसका PDF मारिएगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ओके। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ चलने से पहले एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो डिज़ास्टर हुआ है, जो हादसा हुआ है, जो क्लिप देखिएगा आप, जो नासिक केमिकल प्लांट में हुआ है वो, तो उसके बाद मैं उसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा दोस्तों। चले देखते हैं उस छोटे से क्लिप को। ये कोई जवाब एवढा अजून काही केमिकल असलं ते फुटलं तर डायरेक्ट सगळंच जाईल त्यांचं. तो उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे उस वीडियो के रिलेटेड ही है दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है कि 2 किल्ड 17 इंजर्ड इन फायर आफ्टर ब्लास्ट एट नासिक केमिकल प्लांट। जी हाँ,
According to Ministry of Labor and Employment, 6,500 employees died on duty at factories, ports, mines and construction site in 5 years। दोस्तों देखिए कितना बड़ा हादसा होता है। सो लास्ट 5 years का डेटा इन्होंने निकाल के हमको बताया है कि टोटल 6,500 एम्प्लॉयज़ जो है ड्यूटी में रह कर उनका निधन हो चुका है इस फायर एक्सीडेंट की वजह से। जो आपने अभी वीडियो दिखा कितना भयानक है। ये रिसेंटली जो है नासिक का एक केमिकल प्लांट है, वहाँ पे फायर ब्रोकआउट हो गई थी एट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि मुधेनगांव इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों। जो एक बॉयलर एक्सप्लोड हो गया था और कई सारे वर्कर्स जो है वहाँ पे ट्रैप हो चुके थे दोस्तों। देखिए ऑलरेडी 2 लोग मारे जा चुके हैं और 17 लोग जो है इंजूर्ड हो चुके हैं। ये नासिक से आई थिंक 30 किलोमीटर की दूरी पे ये केमिकल प्लांट बनाया गया है। हर साल हमको इस तरह के हादसा या फिर इस तरह के जो है डिज़ास्टर सुनने को मिलते हैं। क्यों होते हैं? वाई डू इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर अक्कर? आज का टॉपिक हमारा उसी पे रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर होने से बचा सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या कहती है, कोर्ट की रूलिंग क्या है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। राइट, उससे पहले मेजर रीजंस देख लेते हैं हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया। पहला मेजर रीज़न इन्होंने बताया कि रिलैक्स्ड इंस्पेक्शन एंड लाइसेंस टू अलाउ सेल्फ सर्टिफिकेशन। यानी जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ये इंस्पेक्टर जो होते हैं ऑफिसर्स, ये लोग प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं करते हैं दोस्तों। ओके, इनको जो है खिला पिला के करप्ट ऑफिसर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि किसी को ऑफेंड करें, बट ऐसा होता है एक्चुअली, ग्राउंड रियलिटी में ऐसा होता है। राइट, करप्शन के चक्कर में जो है अपने बिल पास करवाने के लिए, अपने प्लान को सेटअप करवाने के लिए, ओके, घाई में जल्दी में ये लोग जो है सर्टिफिकेशन दे देते हैं। राइट, वहाँ की हेल्थ और सेफ्टी में कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि कंपनी क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए। राइट, अगर ये ज़्यादा हेल्थ में सेफ्टी में खर्चा करेंगे तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो इसीलिए जो है ये लोग लो इन्वेस्टमेंट रखते हैं। ओल्ड एंड डिसिप्रेट मशीनरी होती है दोस्तों, टाइम टू टाइम जो है मशीन्स को भी रिन्यू करते जाना चाहिए। अगर वो ख़राब हो गई तो उसको रिप्लेस कीजिए, राइट, उसको रिपेयर करवाए, बट नहीं, वो लूज़ नट बोल्ट्स उसी तरह वो लोग चलाते रहते हैं। और शॉर्टेज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, टाइम टू टाइम भी इंस्पेक्ट करना चाहिए, ओके, कि वो भी नहीं होता है यहाँ पे। और इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स जो है वो लोग जो है खर्चा ही नहीं करते, उनके पास सेफ्टी और जो भी हेल्थ होता है उसके पर वो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते। वहाँ पे कोई सेफ्टी इश्यूज ही नहीं होता, जस्ट एक तरह का इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बिल्डिंग खड़ा कर दी, उसमें मशीनरी ला दिया, चलो स्टार्ट करो प्रोडक्शन। अनसेफ कंडीशंस होते हैं दोस्तों, कई तरह के टेक्निकल कॉजेज़ की वजह से जो है इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और वर्किंग कंडीशंस की बात करें, वहाँ पे बहुत ही ओवर टाइम करवाया जाता है, इसकी वजह से वर्कर्स के अंदर फैटीग हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं वो लोग। राइट, क्या करें, वो भी जो है कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसों के चक्कर के लिए या फिर कुछ ज़्यादा कमाने के लिए वो लोग जो 12-12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, वहाँ उस पर तो बॉडी साथ नहीं देगी ना। तो इसीलिए वो भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, कि बॉडी जो है हमारी साथ नहीं देती। या फिर अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस किए जाते हैं, ऑपरेशंस एट अनसेफ स्पीड्स, केयरलेस डिस्पोजल किया जाता है दोस्तों। ओके, सिगरेट पिए वहीं पे कर दिया, डिस्पोज कर दिया। राइट, और फेल्यूर टू यूज़ पीपीपी, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कई तरह के, अनहेल्थी एनवायरनमेंट होता है। तो तरह तरह के मेजर रीजंस हैं जो इस एक्सीडेंट्स के पीछे माना जाता है, बट इसको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूलिंग निकाली है। आपने वाइजैक गैस लीक का इंसिडेंट सुना होगा, राइट, जो स्टीरिन गैस थी जो लीक हुई थी ना, उसके कितने लोग जो है उस पर मारे गए थे। तो हर साल जो है इस तरह का इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलता है दोस्तों। राइट, और भोपाल गैस ट्रेजिडी तो वो वेरी फेमस ट्रेजिडी, उस पर तो कई बार डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कई तरह के सेफगार्ड्स लाए हैं। पहले अगर आप बात करें तो 1985 में जो भोपाल की जो गैस लीक हुई थी ना, उसमें एक एक्ट को पास किया गया था, उसका नाम ही था भोपाल गैस लीक एक्ट, ओके, ताकि सेंटर को एनेबल किया जाए टू प्रोसेस द क्लेम रिलेटेड टू द ट्रेजिडी। याद रख लीजिए, क्लेम को क्रॉस करिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1986 में गवर्नमेंट ने क्या लेकर आया था? एनवायरमेंट, लिख के बता देता हूँ मैं, प्रोटेक्शन एक्ट दोस्तों, ठीक है। उसके ज़रिए से जो है वर्कर्स को कई तरह के छूट दी गई, और प्रॉपरली उनको टाइमिंग दिया गया कि इतने टाइमिंग के आप काम करेंगे। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया दोस्तों। कौन सा है? फैक्ट्रीज एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, राइट। एंड जो भी हजार्डस
इस तरह के हादसे में अफेक्ट होते हैं पर्सन, उनकी फैमिली के लिए इंश्योरेंस करवाने के लिए एक पब्लिक लायबिलिटी एक्ट भी लेकर आए थे। ओके, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ओके, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, जो कि 1991 में इसको लाया गया था, ताकि जो हजार्डस फैक्ट्रीज में काम करते हैं अगर उनको कुछ हो जाता है कल के रोज़, तो उनको और उनके परिवार के लिए इंश्योरेंस भी दिया जा सकता है इस एक्ट के तहत, राइट। और उसके बाद जो है नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी 1997 में इन्होंने क्या किया, जितने भी ये जो केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं उन्होंने उसको सॉल्व करके दिखाया, राइट। और एनजीटी भी लाई गई 2010 में, जिसे हम कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये भी एक एक्ट बनाया गया था 2010 में दोस्तों, ताकि जितने भी इस केसेस हैं उसको फास्टली डिस्पोज कर पाए। और जब ये 1985 में जो इस तरह का ये हुआ था गैस लीकेज, तो सुप्रीम कोर्ट जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरफेयर किया था। इट गेव द स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लायबिलिटी फॉर सच एक्सीडेंट दोस्तों, राइट। और तरह तरह के ऐसे अभी एक्ट्स बनाए गए हैं दोस्तों, और बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल जो भी अफेक्टेड होते हैं पीपल, उनको जो है प्रॉपरली इंश्योरेंस दिया जाएगा, उनकी फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट किया जाएगा, और जिसकी भी कंपनी होती है वो जो ओनर्स होते हैं ना, उनके पर भी प्रॉपरली सू किया जाएगा दोस्तों, उनके पर भी केसेस चलाए जाएंगे। ओके, इसके अलावा भी जो है अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर केमिकल डिज़ास्टर ये जो हुआ है अभी रिसेंटली, तो उसके लिए प्रीवियसली कई सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं। ओके, वो भी मैं थोड़े बता देता हूँ आपको, ताकि वो भी आइडिया हो जाएगा। सो एक्सप्लोजिव एक्ट्स 1884, ओके, ये भी केमिकल डिज़ास्टर्स के लिए बनाया गया। फैक्ट्री एक्ट्स मैंने बताया 1948, ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, राइट। नेक्स्ट आया पेट्रोलियम एक्ट दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 1934 में आया था। पेट्रोलियम एक्ट कब आया था? 1934। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स एक्ट भी लाए गए थे। कौन सा? इंसेक्टिसाइड एक्ट्स। ये कब आया था? 1968 में आया था, ठीक है। और उसके बाद पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोगों ने मोटर व्हीकल्स एक्ट भी लेकर आए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, बहुत न्यूज़ में रहता है। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था दोस्तों? 1988 में आया था, राइट। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा है मेंस में। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, माफ़ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, क्योंकि मुझे उतना आदत नहीं है पेन से लेके, पेन टैब से लेके, बट धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। तब तक प्लीज़ मेरी राइटिंग को नज़रअंदाज कीजिए और मेरी वॉइस पे गौर कीजिएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दोस्तों। तो इतने सारे एक्ट्स गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, बट अभी भी जो है कि इस तरह के केमिकल डिज़ास्टर्स होते हैं दोस्तों, कि क्या रीज़न है। जैसे रीजंस मैंने बता दिया आपको पहले ही, कि सारे रीजंस केयरलेस होता है, ओके, रिलैक्स इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं, हेल्थ पे या फिर सेफ्टी पे कम खर्चा किया जाता है, कम बजट दिया जाता है। तो आगे चलकर बस इतना ही है कि लॉस तो बहुत है दोस्तों, देयर आर एनफ लॉस टू टैकल द इंडस्ट्रियल डिजास्टर, बट वो कितना ग्राउंड लेवल पे कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ग्राउंड लेवल पे कितना इफेक्टिव है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो देर इज़ नीड टू सेटअप सम बफर जोन्स को सेटअप करना पड़ेगा आगे चलकर, ताकि वर्कर्स जो फंस जाते हैं अंदर वो इजीली बाहर आ सके, राइट। जो कोई भी हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करते हैं ना फैक्ट्रीज, वो एक बफर जोन बनाए रखें, ताकि हम लोग आगे चलकर लाइफ्स और प्रॉपर्टी लॉस को रिड्यूस कर पाए दोस्तों, राइट। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इंटरफीन किया, कई तरह के लॉज बनाए, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया है कि जो ओनर होता है वही रिस्पॉन्सिबल है, उसको ही जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा, राइट। कई तरह के इंश्योरेंस एक्ट भी लाए हैं 1991 में, ताकि उसको उसकी फैमिली मेम्बर को इंश्योरेंस दिया जाए। बट इसका मेन मकसद है कि ग्राउंड लेवल पे इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना ही बाकी है दोस्तों, राइट। तो मेंस क्वेश्चन यहाँ पे एक बनकर आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज़ कैपेसिटी टू मैनेज इंडस्ट्रियल डिजास्टर विथ रेफरेंस टू नासिक केमिकल प्लांट डिजास्टर। देखिए, पहले इंट्रोडक्शन में आप जो है इसके इंसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कि ये जो केमिकल प्लांट है कौन सी गैस यहाँ पे लीक हुई थी, राइट, और नासिक प्लांट कहाँ पे मौजूद है, ये कितने किलोमीटर्स पे मौजूद, थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसका बॉडी ऑफ द आंसर जो होता है ना, वहाँ पे आप तरह तरह के जो मैंने एक्ट्स बताए हैं ना, पेट्रोलियम एक्ट हो गया, राइट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, इंडिया में कितने सारे एक्ट्स हैं, वो लोग किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो जो वाइजैक का गैस लीक का जो एग्जाम्पल है वो भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक दो पॉइंट में आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं।
और फाइनली वे फॉरवर्ड, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, बफर जोन्स बनाना पड़ेगा हम लोगों को, राइट, और इंस्पेक्शन ऑफिसर जो वो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। इस तरह के आप वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, लिख के देखिएगा ताकि आपको भी जो है ब्रीफ आइडिया मिलेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है। इंडिया अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ वसेनार अग्रीमेंट फ्रॉम टू जनवरी 1 2023। जी हाँ, सो वसेनार अग्रीमेंट का चेयरमैनशिप जो है हमारे हाथ में आ चुका है अभी, फ्रॉम जनवरी 1 2023 से हमने इसको ले लिया है। सो WA क्या होता है? वसेनार अग्रीमेंट और अरेंजमेंट जो भी आप कहें, इज ए मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम दोस्तों, MECR जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट में। इसके ज़रिए से क्या होता है, जब भी इंडिया इसका मेंबर बन जाता है ना MECR का, तो आप जो है जितने भी आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना पड़ेगी आपको, एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। जो कोई भी आप आर्म्स एक्सपोर्ट करेंगे तो जितने भी WA के मेंबर्स हैं उसको आप इत्तला करेंगे, आप उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। टोटल कितने मेंबर्स हैं? टोटल 42 मेंबर्स हैं। ओके, कितने मेंबर्स? टोटल 42 मेंबर्स हैं। इन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी कि कितने आर्म्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या आपकी ट्रांसपेरेंसी है, ओके, डुअल यूज़ गुड्स किस तरह से आप कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग WPA पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स और स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स, डुअल यूज गुड्स टेक्नोलॉजी, सारा कुछ रखा जाता है। और इंडिया ने जो है इस WA को, वसेनार अरेंजमेंट्स को 2017 में ज्वाइन किया था दोस्तों। कब ज्वाइन किया था? 2017 में ज्वाइन किया गया था। और मेन इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिए, ये वॉलंट्री है, कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंट्री है और नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। तो UPSC में आपको पूछ सकते हैं कि WA इज़ ए वॉलंट्री और बाइंडिंग एग्रीमेंट, इस तरह से आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो ये वॉलंट्री है एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है दोस्तों, ठीक है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, ताकि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को रोक पाएँ, जितने भी न्यूक्लियर, आइडियोलॉजिकल, केमिकल वेपन्स यूज़ किए जाते हैं ना, उस पर कंट्रोल कर पाएँ। तो इसीलिए इस तरह का वसेनार अरेंजमेंट बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियन्ना में। और वियन्ना किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ठीक है। और 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। और डिफरेंट MECR है, ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। MECR का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे बताया था, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। सो इट इज़ मल्टीलेटरल, ओके, एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। क्या होता है? मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। तो इसके अलावा भी, यानी WA के अलावा भी हमारे पास कई तरह के MECR होते हैं। तो पहला हो गया आपका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ओके, NSG आपने नाम सुना होगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप दोस्तों, ओके। इसको कब बनाया गया था? 1975 में इसको बनाया गया था। अभी तक इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रख लीजिए, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, ओके। ये मेन मकसद ये है कि जितने भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, बाय इम्प्लीमेंटिंग द गाइडलाइंस फॉर न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स के डील करता है, ओके। जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज है, जैसे USA हो गया, रशिया हो गया, राइट, तो ये लोग जो है इनके एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल कर पाएँ, इस तरह के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर पाएँ, इसलिए इस तरह की ग्रुप बनाई गई है। बट इंडिया स्टिल इज़ नॉट द मेंबर। सेकंड है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, 1985 में बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, लिख के बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985 दोस्तों, ओके। सो इंडिया मेंबर है, हाँ जी, इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया एज अ मेंबर। और इनका मकसद क्या है कि ये जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं ना, जो भी केमिकल वेपन्स हो या ये किसी मास डिस्ट्रक्शन के लिए कारण ना बन जाए, एंश्योर्स दैट एक्सपोर्ट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी बायोलॉजिकल वेपन्स, इनका मकसद ये होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें, MTCR हो गया। MTCR का फुल फॉर्म क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी, ओके, सो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम दोस्तों, राइट। ये आपको 1987 में बनाया गया था, प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी पे रोक लगाने के लिए किया गया था। और इंडिया डेफिनेटली इज अ मेंबर ऑफ MTCR, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ज़ैंगर कमेटी, बनी थी 1971 में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ओके। ये ज़्यादातर जो NSG के मेंबर है ना, ज़्यादातर वही हैं। और इनका मकसद भी यही है कि न्यूक्लियर रिलेटेड स्ट्रैटेजिक गुड्स जो है उसको रोक लगाया जाए दोस्तों, ठीक है। सो इतने सारे MECR हैं जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है। एग्जाम में अगर आपको पूछे तो सारा आप डिटेल में इसको बता सकते हैं दोस्तों, राइट।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़, कौन सी प्लेस रिसेंटली न्यूज़ में है। तो क्रोशिया हो गया, क्योंकि रिसेंटली क्रोशिया वालों ने अपनी करेंसी चेंज कर दी है टू यूरो, याद रख लीजिए, यूरो में उन्होंने चेंज कर दिया। और जॉइंट यूरोप्स पासपोर्ट फ्री शेंगन जोन दोस्तों, ये साउथ ईस्ट यूरोप में है। अगर आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, मैं आपको दूसरे मैप में भी दिखाऊंगा क्लियरली क्या है। ये देखिए, ये क्रोशिया है, आसपास के बाउंड्रीज देख सकते हैं आप। एंड इट लाइज नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ बाल्कन पेनिनसुला, ओके, बाल्कन पेनिनसुला के नॉर्थ में है ये। और कौन से कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? स्लोवेनिया, हंगेरी, सर्बिया, बोस्निया, ओके, हेर्जेगोविना एंड मॉन्टेनिग्रो दोस्तों। और रिवर दनूबे जो कि सेकंड बिगेस्ट रिवर है यूरोप की, ये भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से गुजरती है दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से गुजरती है। ये सर्बिया और क्रोशिया के जस्ट एंटर होकर फिर बाहर निकल जाती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। इट इज़ ऑल्सो शेयर मेरीटाइम बॉर्डर विद इटली, इटली के साथ अपने मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है जो कि एड्रियाटिक सी है, राइट। हाईएस्ट पीक इसका दिनारा है और बिगेस्ट रिवर दनूबे है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैप में, देखिए ये क्रोशिया रह गया, इसके देखिए बॉर्डर कंट्रीज आप देख सकते हैं, बोस्निया हो गया, स्लोवेनिया के साथ ये बॉर्डर कर रहा है, हंगेरी के साथ ये बॉर्डर कर रहा है, राइट, सर्बिया के साथ ये बॉर्डर है, क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। और रिवर दनूबे देखिए कहाँ से पास हो रही है, जो कि सेकंड बिगेस्ट रिवर है यूरोप की। सिर्फ क्रोशिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर यहाँ पे जस्ट स्लाइड होके एंटर होके फिर निकल जाती है, ओके। दिस एंटायर एरिया इज दनूबे, रिवर दनूबे, ठीक, जस्ट बॉर्डर में हूँ, एंटर होके फिर बाहर से निकल जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे न्यूज़ का, पर्सनैलिटी इन न्यूज़। सत्येंद्र नाथ बोस जो कि 1894 से 1974 में इनका देहांत हुआ था, इनकी रिसेंटली 129th बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई है दोस्तों, 1 जनवरी, ओके। सो हिज वर्क इन्वॉल्व theoretical physics. He has made some fundamental conceptual contribution in development of quantum mechanics and quantum statistics. He went to work with Einstein also दोस्तों, and इन्होंने मिलके बोस आइंस्टीन statistics को develop किया है, okay. Derive Planck's law for the black body radiation, which refers to spectrum of light emitted by any hot object without any reference to class electrodynamics, okay. उसके बाद कई सारे लैबोरेटरीज में काम किया है, और उनको पद्मा विभूषण भी दिया था 1954 में दोस्तों, ओके। सो 1954 में पद्मा विभूषण में इनको दिया गया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी न्यूज़। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर प्रीलिम फोकस डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या और कुछ टॉपिक्स चाहते हैं आप, तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, हम डेफिनेटली उस पर भी लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।